हेलो बच्चों। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरा सीरीज होगा एग्जाम ओरिएंटेड। क्लास 12th का आज हम लोग फिजिक्स देखेंगे इंग्लिश वर्जन्स के लिए, इंग्लिश मीडियम्स के लिए। और आज हम देखेंगे सबसे पहले एमसीक्यू चैप्टर 1 का। इसी तरह एमसीक्यू खत्म होने पर वन लाइनर देखेंगे, फिर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड देन 5 मार्क्स। तो चलिए आज हम लोग एमसीक्यू देखते हैं चैप्टर 1 का। एंड चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। सबसे अच्छी बात ये होगी इस नोट्स की, इस वीडियो की, कि सारा हम पार्ट वाइज कर दिए। एमसीक्यू का पार्ट वाइज शायद ही आपको कहीं मिले। चलिए देखते हैं। तो पहला है पार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एसआई यूनिट होता है कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन है विच पार्टिकल कैरीज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज रखने वाला पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। लाइक चार्जेस डैश इच अदर। लाइक चार्ज क्या करता है, मतलब प्लस प्लस चार्ज या फिर माइनस माइनस चार्ज क्या करता है, तो ये करता है रिपेल। ये करता है रिपेल, यानी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट चार्ज। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्ट करता है चार्ज को, तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इंपॉर्टेंट टू नोट 10⁻⁻19 होता है। विच इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सा स्केलर क्वांटिटी, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है? नहीं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स, कंजर्वेशन मतलब जो कभी नहीं बदलता है, यानी टोटल चार्ज कांस्टेंट रह जाता है किसी भी सिस्टम का। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। विच पार्टिकल इज न्यूट्रल। कौन सा पार्टिकल न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉडी इज न्यूट्रल। एक बॉडी न्यूट्रल कब होता है? जब जितना प्लस हो उतना माइनस होता है कि एक दूसरे को कैंसिल कर दे, यानी इक्वल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑप्शन नंबर सी। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज मीन्स, क्वांट मतलब ये होता है, क्वांट मतलब होता है इंटीजर। क्वांट मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक। क्वांट मतलब पूर्णांक, इंटीजर। कहने का है इसका मीनिंग यहाँ पर कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा ना डेवलप, वो होता है n इंटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, उसी का मल्टीपल्स के बराबर होता है, यानी मल्टीपल्स ऑफ ई होता है। अच्छा, 11th क्वेश्चन, चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय। चार्ज किसके द्वारा ट्रांसफर्ड होता है? तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स द्वारा ट्रांसफर्ड। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, है ना। ऑप्शन 2। चार्ज का होता है कूलम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पार्ट बी, जो कि कूलम बेस्ड है, कूलम्स लॉ के बेस्ड है। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर। कूलम्स लॉ किस पर वैलिड करता है? तो ये पॉइंट चार्ज पर ही लागू होता है, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पर ही लागू होता है, स्ट्रिक्टली रूल है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज वेरीज इनवर्सली। फोर्स दो चार्ज के बीच जो लगता है, वो फोर्स जो लगता है एक दूसरे इनवर्स करता है 1/r² का, यानी स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के बराबर होता है। थर्ड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज डबल। अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, है ना, तो जैसे F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय r², है ना। अगर डिस्टेंस को कोई डबल कर दे, यानी इस r को, तो 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा, यानी 4
1/4 हो जाएगा फोर्स। फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोर्स 1/4 हो जाएगा जो नया फोर्स होगा। द यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, देखो F इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर है, ठीक है। अब बोल रहा है यूनिट किसका, इसका के का, तो के को एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड कर दो, तो F इंटू आर स्क्वायर बाय Q1 इंटू Q2। तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू आ जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, यानी हो जाएगा कुल मिला के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन, कूलम्स लॉ जो देता है फोर्स ये किसके किसके बीच देता है, तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच देता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो इस जिसको हम लोग के कहते हैं, तो के का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हमेशा जैक बोर्ड और सीबीएसई में पूछा जाता है इसका वैल्यू। कूलम्स फोर्स एक्ट्स अलोंग, कूलम्स फोर्स किधर काम करता है, तो कूलम्स फोर्स करता है अगर दो चार्ज है, सपोज ये है Q1 ये है Q2, तो ये जो इसको खींचेगा इधर खींचेगा, ये इसको जो खींचेगा इधर खींचेगा, यानी दोनों को देखा जाए तो सेम लाइन ऑफ फोर्स पर काम करता है, यानी लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम पर काम करता है। कूलम्स लॉ इज ए, कैसा लॉ है, स्केलर तो नहीं है, नीदर नहीं है, यानी वेक्टर तो है, यानी वेक्टर लॉ है, इस पर वेक्टर का रूल लागू होता है। 9th नंबर क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इंक्रीजेज, दो चार्ज के बीच अगर फोर्स को हमको इंक्रीज करना है तो क्या क्या करा जा सकता है, मीडियम कांस्टेंट डिक्रीजेज, नहीं, चार्ज डिक्रीज, नहीं, चार्ज डिक्रीज करना तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज में फोर्स कम, यानी अच्छा एयर अगर आप रख देते हैं, एयर अगर आप रख देते हैं तो आपका फोर्स दोनों के बीच बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए, इफ Q1 इज इक्वल टू +2 कूलम, Q2 इज इक्वल टू -2 कूलम, यानी दो चार्ज है, Q1 +2 में है, Q2 -2 में, यानी प्लस माइनस, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सिमिलर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिमिलर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, है ना, सिमिलर होता है, वहां सिर्फ चार्ज का खेल होता है, ग्रेविटेशन में मास का होता है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इन कूलम्स लॉ, फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट होना ही है न्यूटन। चलिए ये पार्ट भी हुआ, चलिए पार्ट सी देखते हैं, जो कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड है। देखिए, व्हाट डज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई टू, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किस पर लागू होता है, मैग्नेटिक फील्ड पर, हाँ लागू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, हाँ होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड पर, हाँ होता है, इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, चारों पर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, सुपरपोजिशन स्टेट्स कहता है कि एक चार्ज है, इस पर जो बहुत सारा चार्ज मान लो है, 1 2 3 4 बहुत सारा है, इस पर जो टोटल चार्ज लगेगा, इसका 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 जो फोर्स लगेगा, इसके वेक्टर सम के बराबर होता है, यानी नेट फोर्स इज द वेक्टर सम, नेट फोर्स इज द वेक्टर सम। 3rd नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज पर क्या होगा, तो ये होगा वेक्टर सम के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। इफ टू चार्जेज एक्सर्टेड F1 एंड F2 देन नेट फोर्स, तो इसका क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2, यानी वेक्टर सम ही होना है। सुपरपोजिशन इज वैलिड ओनली फॉर, सुपरपोजिशन किस पर
लागू होता है। तो ये होता है लीनियर सिस्टम पर, सिर्फ लीनियर सिस्टम पर ही सुपरपोजिशन का लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच इज नॉट ट्रू फॉर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के लिए कौन सा सही नहीं है। फोर्स डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल अट्रैक्शन, इंडिपेंडेंट एक्शन ऑन फोर्स, इंटर फोर्सेस इंटरफेयर विथ ईच अदर। नहीं, सुपरपोजिशन कहता ही है कि मल्टीपल जब चार्जेज रहे, जैसे इस पर है सब्जेक्ट मान लो प्लस क्यू है, अब यहाँ पर जब बहुत सारा चार्ज आ जाए, बहुत सारा, तो जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा, तो ये वेक्टर सम के बराबर होता है। और जब इन दोनों में अट्रैक्ट इंटरफेयर होगा तो इन सब का कोई रोल नहीं होता, ये इंटरफेयर नहीं करता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज ए रिजल्ट ऑफ, इज ए रिजल्ट ऑफ लीनियरिटी, है ना, लीनियरिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी। सुपरपोजिशन हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग, क्वेश्चन नंबर 8, सुपरपोजिशन के द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल फोर्स नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज इज फाउंड यूजिंग, अगर जैसे एक कोई बॉडी है, इस पर बहुत सारा चार्ज है, सपोज बहुत सारा, तो इसका कैसे निकाला जाता है, इसका बोलता है एक छोटा सा निकाल लेते हैं और धीरे धीरे पूरे का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हाट काइंड ऑफ सम इज यूज्ड, सुपरपोजिशन में कौन सा होता है, तो ये होता है वेक्टर सम के बराबर होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हेल्प्स रिजॉल्व, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हेल्प क्या करता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हमको मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच मैथमेटिकल टूल इज मोस्ट यूज्ड इन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा मैथमेटिकल टूल का सबसे ज्यादा यूज होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसका होता है इंटीग्रेशन, छोटा छोटा निकाल के फिर इंटीग्रेट करके पूरा निकाला जाता है, तो इंटीग्रेशन का यूज होता है। चलिए तो ये भी हमारा पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं, मूव ऑन करते हैं पार्ट डी, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड। बोलता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एसआई यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं ई से, और ये होता है फोर्स, है ना, अपॉन चार्ज, यानी इसका अब क्या होगा एसआई यूनिट, तो फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का होता है न्यूटन, और चार्ज का होता है कूलम, तो यानी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, आगे जब आप सेकेंड चैप्टर में देखेंगे तो E बराबर होता है माइनस डी वी बाय डी आर, या V क्या है वोल्ट, तो हो गया, और डिस्टेंस क्या हो गया मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी होता है जो हम आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा एक तो ये होता है और एक होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बहुत बार ये पूछा गया है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे एक सपोज ये एक पॉइंट है ना, अब इसके कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये होता है k इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अच्छा, ये रेडियली भी होता है, अगर प्लस है तो बाहर की ओर, माइनस है तो अंदर की ओर, यानी रेडियल नेचर का होता है, बाहर की ओर होता है। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अभी तुरंत बताए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी इनवर्स लॉ का पालन करता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में होता है कि प्लस से जाता है और माइनस की ओर आता है, ये एक एजम्पशन है और यही चलता है कि बी से निकलेगा और बी माने पॉजिटिव से निकलेगा और माइनस की ओर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि E बराबर होता है F/Q। ये वेक्टर है तो कुल मिला के वेक्टर हो जा रहा है। What happens to electric field when distance doubled? अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डिस्टेंस अगर किया जाए, चूंकि ये इन्वर्स लॉ का पालन करता है, तो इसका मतलब ये डबल करने पर, स्क्वायर करने पर 1/4, यानी 1 बिकम्स 1/4 हो जाता है। ऑप्शन सी। चलिए, एट द मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल चार्जेज, अगर दो इक्वल चार्जेज है और दोनों के मिड पर, जैसे यहाँ है ये, और इन दोनों के बीच पर अगर पूछा जाए तो इसके कारण फील्ड, इसके कारण फील्ड, दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा? काट देगा। तो कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये होता है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के कारण कैसा होता है? तो निगेटिव चार्ज रहे तो ये होता है अंदर की ओर, ये किधर होता है? अंदर की ओर। और पॉजिटिव रहे तो ये होता है बाहर की ओर। तो होगा टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम बताए थे फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन क्यू, यानी फोर्स, यानी फोर्स इन पर यूनिट चार्ज, है ना? फोर्स इन पर यूनिट चार्ज, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, विच क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है चार्ज, F/Q, यानी Q रिस्पॉन्सिबल है, यानी चार्ज रिस्पॉन्सिबल है ना? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटता नहीं है। डू नॉट इंटरसेक्ट, देखो कभी नहीं, यानी ऑप्शन, ऑप्शन होगा सी। क्यों? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट देगा ना, तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन टेंजेंट की होता है, और जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एट ए टाइम, एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम सिर्फ वन डायरेक्शन पॉसिबल है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 12, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर 0 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारे फील्ड का वेक्टर सम क्या है? 0 है। ये क्या है? 0। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट ई, पार्ट ई तरफ, और ये बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ, बिगिन करता है प्लस से और खत्म हो जाता है जाके माइनस में। फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर आता है, यानी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ऑप्शन नंबर बी। फील्ड लाइंस ड्यू टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज में ये अंदर की ओर आता है, यानी रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, यानी कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। डू नॉट क्रॉस ईच अदर, इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन, देखिए अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसा है, ये आर्बिटरी चीज होता है। जैसे मान लीजिए एक कूलम है और कोई अगर खींच रहा है 2 लाइन, ठीक है, तो एक बात याद रखो कि फिर अगर 2 कूलम की बात आएगा तो इससे ज्यादा खींचना हो, 2 से ज्यादा नहीं 4, यानी आप कह सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, यानी चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड। टेंजेंट टू लाइन गिव्स, एक टेंजेंट है ना, यहाँ पर हम लोग खींच रहे हैं तो ये क्या देता है? तो ये इसका डायरेक्शन देता है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड देता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड देता है। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जैसे होता है वो पैरेलल लाइंस होता है, यानी इक्वली पैरेलल लाइन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? क्लोज होता है। कहाँ? जहाँ फील्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ फील्ड क्या होता है? आपस में स्ट्रॉन्ग होता है। फील्ड लाइंस इन डायपोल,
ओरिजिनेट फ्रॉम। फील्ड लाइंस जो होता है डायपोल में कहाँ से होता है? डायपोल जिसमें कि एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ करेगा? प्लस से जाएगा माइनस की ओर, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन विच कॉन्फ़िगरेशन आर फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म? फील्ड लाइंस किसमें यूनिफॉर्म होता है? तो फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म बनाने का एकमात्र रास्ता ही होता है कि दो पैरेलल प्लेट ले लिया जाए, दो पैरेलल प्लेट ले लिया जाए, तो फील्ड लाइंस क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है ई का वैल्यू, जिस वजह से ये यूनिफॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्प्रेड इन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर स्प्रेड करता है? तो ये चारों तरफ ही करता है। जैसे प्लस चार्ज है तो इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, चारों तरफ करेगा। कर्व्ड फील्ड लाइंस, कर्व्ड कैसा होता है? कर्व्ड जो होता है पैरेलल होगा तो याद रखना ना, यूनिफॉर्म दिखाएगा, और कर्व्ड होगा तो नॉन यूनिफॉर्म को ये दिखाएगा। चलिए अब देखते हैं पार्ट एफ। पार्ट एफ क्या बोलता है? यह है इलेक्ट्रिक डायपोल पर बेस्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होते हैं, एक होता है माइनस और एक होता है प्लस, और ये होता है दोनों एक दूसरे का डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस 12। तो इसमें क्या होता है? टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेज होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो डायपोल मोमेंट जिसको P से दिखाते हैं, और ये होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, है ना, ये होता है। ये हो गया डायपोल, ये हो गया चार्ज, ये हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डायपोल मोमेंट क्या है? तो डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? तो ये है वेक्टर। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? तो इसका क्या होगा? चार्ज का क्या होता है? कूलम, और इसका क्या होता है? मीटर, यानी कूलम मीटर। अच्छा, कूलम यूनिट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होगा कूलम मीटर, कूलम मीटर। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सिंबल अभी हम दिखाए आपको, P से होता है ना, Q इंटू 2L। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन फिर किधर होगा ये पूछ रहा है, डायरेक्शन। तो डायपोल का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, यानी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P बराबर अभी तुरंत बताए। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ जैसे अभी हम आपको बताए कि P वेक्टर बराबर होता है Q इंटू 2L वेक्टर। अच्छा, अगर ये क्या है? डिस्टेंस, अगर इसको D से ही दिखा रहा है तो D हो जाएगा, Q इंटू D हो जाएगा। इसका मतलब है Q इंटू D इज द राइट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ये तो होगा कूलम मीटर हो जाएगा, क्योंकि C यानी Q इंटू 2L यानी C और CM। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर जो डायपोल का होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सियल पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पहले एक्सियल बोलते हैं कैसे, किसको है? देखो, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक है माइनस Q, एक है प्लस Q, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया, मिला दिया, ये जो बनता है ना, इसी को कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। और इन दोनों के बीच से जो लाइन गुजरता है ना, इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल। तो एक्सिस पर कितना होता है? तो एक्सिस पर जो होता है डिस्टेंस के 1/r³ पर होता है, यानी 1/r³। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, 1/r³ विच इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये बहुत VBI भी है। डिस्टेंस बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा जैक बोर्ड और CBSE में भी। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल फील्ड ऑफ डायपोल। इक्वेटोरियल पर भी क्या होता है? इक्वेटोरियल पर जस्ट सिर्फ आधा होता है, लेकिन डिस्टेंस तो 1/r³ पर ही डिपेंड करता है, चाहे वो एक्सिस हो चाहे वो इक्वेटोरियल हो। टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म, टॉर्क कितने बड़ा होता है? तो टॉर्क टाउ से दिखाते हैं,
और ये होता है P क्रॉस E वेक्टर, P क्रॉस E वेक्टर। खोलने पर आ जाएगा PE साइन थीटा, है ना, एन कैप। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक डायपोल जिसको टाउ से दिखाया जाता है, तो ये होता है PE P क्रॉस E, है ना, P क्रॉस E, है ना, P क्रॉस E, यानी ऑप्शन नंबर सी। 11th, नेट फोर्स ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स कितना लगाएगा? तो देखो डायपोल में दो चीज है, एक है माइनस, एक है प्लस। तो इस पर लगाएगा फोर्स इधर, इस पर फोर्स लगाएगा इधर, तो दोनों मिला के कितना बनाया? जीरो। कितना बनाया? जीरो। डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू अलाइन, किधर वो बैठाना चाहता है, तो प्लस को चाहता है वो ले जाना और माइनस को चाहता है इस तरह, यानी पोटेंशियल इधर जीरो हो जाए, यानी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने फील्ड की ओर ले जाना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए पार्ट जी, ये है गॉसेस लॉ बेस्ड, गॉसेस लॉ बेस्ड। गॉसेस लॉ रिलेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ रिलेट्स करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड करंट नहीं, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ ये करता है, क्योंकि गॉसेस लॉ होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट डी एस के बराबर। इसका स्टेटमेंट है गॉसेस का कि 1/ε0 अ टोटल चार्ज इनसाइड। तो ये चार से रिलेटेड होता है, चार से रिलेटेड। विच क्वांटिटी इज यूज्ड इन गॉसेस लॉ, है ना, तो गॉसेस लॉ में कौन सा क्वांटिटी यूज होता है? चार्ज होता है, प्लस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी ऑल ऑफ दीज। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एस आई यूनिट, तो फ्लक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, डी एस। अच्छा, अब इसका क्या होता है ऐसा यूनिट? इसका होता है न्यूटन पर कूलम, और यह एरिया, एरिया का कितना होगा? मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर होता है? क्लोज सरफेस में। शेप ऑफ द सरफेस नहीं डिपेंड, साइज ऑफ द सरफेस नहीं, यानी चार जो इनक्लोज रहता है, चार जो इनक्लोज रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। शेप पर निर्भर नहीं करता है कि कैसा शेप है, सिर्फ क्लोज होना चाहिए, जो गॉसियन सरफेस कहलाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉसेस लॉ इज मोस्ट यूजफुल व्हेन फील्ड इज, गॉसेस लॉ का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब सिमेट्रिकल बनाना है, जब सिमेट्रिक हो तब। इसलिए आपने देखा होगा कि जब वायर पढ़े होंगे तो वायर में बनाया था सिलिंड्रिकल, और जब प्लेट था तो वहां पर भी बना रहे थे हम लोग सिलिंड्रिकल, और स्फीयर के केस में स्फीयर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बनाना होता है। तो ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब विथ नो चार्ज, जब चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स कहाँ से होगा, है ना, तो फ्लक्स होने का सवाल ही नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, गॉसेस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, गॉसेस लॉ इंटीग्रल फॉर्म में, तो ये हो जाता है ई डॉट ए या एस जो कर लो, इसका इंटीग्रेशन ये देता है प्लस, ये देता है प्लस 1/ε0, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए। एप्सिलॉन नॉट इज नॉन एज, एप्सिलॉन नॉट को कहता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये होता है 1/r, ये 1/r। इनफाइनाइट जब चार्ज रहता है ना एक लाइन पर, बहुत सारा जब चार्ज रहता है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो होता है ई बराबर, है ना, लेमडा, है ना, लेमडा बटा 2π0 इंटू आर के बराबर, है ना, लेमडा बाई 2πr, यानी क्लियर है कि ये अंदर में क्या रिलेशन है? 1/r, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। डायपोल में 1/r क्यूब, इनफाइनाइट वायर में 1/r पर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ 1/r। ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इनसाइड ए
क्लोज सरफेस प्रोड्यूसेस, अगर एक पॉइंट चार्ज को एक क्लोज सरफेस में रख देंगे चाहे जहीं रहो तो ये फ्लक्स तो देगा यानी नॉन जीरो फ्लक्स डेवलप करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई स्फेरिकल सेल है उसके अंदर क्या होगा, तो ये होगा जीरो, ये कितना होगा जीरो, यानी आंसर ए। गॉसेस लॉ फेल्स, गॉसेस लॉ क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, कब, गॉसेस लॉ फेल्स व्हेन चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म, देयर इज नो सिमेट्रिकल अप्रोच। अगर सिमेट्री नहीं हो तो गॉसेस लॉ का कोई एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता है, इसलिए सिमेट्री होना जरूरी है। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट एच, और ये है एप्लीकेशन of Gauss's law पर बेस्ड। Gauss's law helps easily calculate electric field in symmetric charge distribution, सही बात है ना, रैंडम फील्ड नहीं, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यानी सिमेट्रिकल अप्रोच ही है यानी सिमेट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए जो होगा, अभी तुरंत बताए थे आपको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस ऑफ लाइन चार्ज, गॉसियन सरफेस का जो शेप होता है उस शेप कैसा होता है, एनी शेप पर कॉन्सेप्ट चलता है। द शेप ऑफ गॉसियन, अच्छा लाइन चार्ज के लिए, लाइन चार्ज पर अगर आप बनाइएगा तो सिलिंड्रिकल शेप बनाया जाता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द, ये लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल बनाना फायदेमंद होता है ना। प्लेट के लिए भी याद करो तो प्लेट के लिए भी सिलिंड्रिकल ही बनाया जाता है, और स्फीयर के लिए स्फीयर यानी सिलिंड्रिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के अगर बाहर कितना फील्ड बनाता है, जैसे एक कोई है ना, ये है स्फीयर है जिस पर सब जगह चार्ज है, ठीक है, अब इसके बाहर कितना बनाएगा, इसके बाहर, तो इसके बाहर बनाना है तो ये एक जस्ट सारा चार्ज यहाँ पर आके लगेगा कि बैठ गया है ना, सिंगल चार्ज, और यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लो, यानी ये पॉइंट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेरिकल सेल के अंदर की बात करेंगे तो ये जीरो होता है, ये जीरो होता है ना। बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट, प्लेन सीट के कारण कितना होता है, तो प्लेन सीट अगर रहे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, दो पैरेलल प्लेट रहे, सिंगल प्लेट में अगर थिक रहेगा तो एप्सिलॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस फ्री होता है, सबसे बड़ी बात ये भी याद रखना। लेकिन अगर टू पैरेलल प्लेट रहे जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज रहे तो नेट फील्ड कैसा होता है, तो ये हो जाता है 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिस्टेंस फ्री होता है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट अगर है तो नियर में कैसा, तो नियर में यह काम करता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीट्स फील्ड लाइंस आर, इनफाइनाइट है ना सीट है तो इस पर कैसा फील्ड लाइंस होगा, तो इस पर होता है 90 डिग्री बना के निकलता है, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी परपेंडिकुलर नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10, सिमेट्री यूज्ड फॉर स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के सिमेट्री यूज्ड फॉर स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के लिए कैसा बना, तो स्फेरिकल सेल के लिए बनाया जाता है, सिमेट्रिक बनाने के लिए स्फेरिकल ही बनाया जाता है। वायर के लिए बनाया जाता है सिलिंड्रिकल, प्लेट के लिए भी सिलिंड्रिकल, और स्फीयर के लिए स्फीयर बनाया जाता है, याद रखिएगा। फॉर ए सिलिंड्रिकल सेल, सिलिंड्रिकल सेल, फॉर ए सिलिंड्रिकल सेल फील्ड इनसाइड, सिलेंडर के अंदर में कितना था, अंदर में तो जीरो होगा, जो भी होगा अंदर में जीरो। फील्ड आउटसाइड चार्ज सॉलिड स्फीयर, फील्ड जो होता है सॉलिड स्फीयर के बाहर कैसा होता है, तो ये पॉइंट चार्ज के बिहेव करता है।
है ना, चाहे वो अंदर में सॉलिड रहे या होलो रहे, दोनों के लिए लाइक पॉइंट चार्जेज। चलिए, तो ये है लास्ट पार्ट एंड दिस पार्ट इज पार्ट आई। ये एक तरह से मिसलेनियस है जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू दिया गया है जेक बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना इसको। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यस, इलेक्ट्रिक यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो ये होता है कूलम्ब, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है, यानी ऑप्शन ए। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस, टू चार्ज अगर लाइक है तो ये रिपल्सिव होता है, कैसा होता है, रिपल्सिव। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए चार्ज इज डबल, एक चार्ज को ही आप डबल कर दीजिएगा तो फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो फील्ड लाइंस तो ऑब्वियस सी बात है एफ बाई क्यू होता है, तो अगर यही चार्ज का ही वैल्यू डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इफ ए चार्ज इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज अगर डबल कर दिया जाए तो ई बराबर एफ बाय क्यू होता है, ये है बाय क्यू, पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स मारा जाता है, चार्ज को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, हाफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 6, डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन, डायपोल मोमेंट्स किस पर डिपेंड करता है, Q इंटू 2L पर करता है, इसका मतलब है चार्ज एंड सेपरेशन पर करता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट किस पर डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम्ब भी होता है एंड वोल्ट पर मीटर भी होगा, दोनों होगा, ये आपको आगे चैप्टर में मिलेगा। चलिए, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज अप्रोक्सीमेटली, एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी ऑफ मीडियम जिसको कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये होता है 0। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये नेक्स्ट चैप्टर का ही कहीं क्वेश्चन है कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कितना करना पड़ता है, तो वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0 करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन होगा, है ना, 0। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट, नहीं ये तो गलत है। स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, ये भी गलत है। एंड ऑन पॉजिटिव, ये भी गलत है। और ये हो गया ऑप्शन डी, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी काटता नहीं है। गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, गॉसेस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, तो एनी सिमेट्रिकल फिगर पर ये अप्लाई हो जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो ये था हमारा, है ना, चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का पूरा एमसीक्यू हो गया। कोई भी बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स में आप आराम से पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही सही कर पाएंगे। और एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक वीडियो के एक एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना। चलिए, अगर पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और जितने बच्चे हैं उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।